10 साल के रिश्ते के बाद गरिमा और प्रेम की लव मैरिज हुई थी। अब अगर रिश्ता 10 साल से था तो जाहिर सी बात है प्यार भी बेसुमारी होगा। दोनों के लिए शादी एक सपने से कम ना थी, पर अब ये सपना सच हो गया था। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। गरिमा शादी करके ससुराल आ गई। अब एक नए सफर की शुरुआत थी और इस सफर में प्रेम उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। आज गरिमा की इकलौती ननद आ रही थी। वो बहुत खुश थी। ससुराल में उसके सास ससुर पति के अलावा एक ननद थी जिसकी शादी हो गई थी। प्रेम, जानू पता है ना, आज अंजलि आ रहे हैं। मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ स्टेशन। आपको कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं आते समय ले आऊँगा। गरिमा, नहीं जी, मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। आप अब जाओ जल्दी, उनकी गाड़ी पहुँच गई होगी। प्रेम, ओके बेबी, बाय। गरिमा, बाय, ध्यान से जाना और धीरे गाड़ी चलाना प्लीज। प्रेम, ओके ओके बेबी। प्रेम चला जाता है। गरिमा अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती है। गरिमा की सास विद्या एक शांत स्वभाव की महिला है। वो गरिमा से बहुत प्यार करती है क्योंकि गरिमा ने आते ही सबका दिल जीत लिया था। गरिमा भी उनको अपनी माँ की तरह प्यार करती है। गरिमा, मम्मा आपको पता है, मैं सोच रही थी काश मेरी शादी पहले हुई होती तो मैं भी फिर अंजलि दीदी की शादी देख पाती। कितना मजा आता ना। अपनी इकलौती ननद की शादी में मैं तो अपने सारे शौक पूरे करती। विद्या हंसती है। अच्छा, मुझे प्रेम ने पहले बताया होता तुम्हारे बारे में तो मैं पहले तुम दोनों की शादी करवाती, फिर अंजलि की। गरिमा ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। विद्या को अपनी बहू की यही आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। गरिमा ने अपनी सास से पूछकर अंजलि की पसंद का खाना पहले ही बनाकर रख दिया था। अब वो बेसब्री से दोनों के आने का वेट कर रही थी। उसकी शादी को 3 महीने हो गए थे। 3 महीने में पहली बार अंजलि आ रही थी, इसलिए वो ज्यादा ही खुश थी और विद्या को उसकी ये खुशी उसके चेहरे से ही दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ प्रेम और अंजलि घर आ रहे हैं। बातें करते करते अंजलि, और फिर भाई ये बताओ, भाभी आपका अच्छे से ध्यान रखती तो है ना? प्रेम हंसते हुए, बहुत अच्छे से। बोलती बहुत है, पर अब उसकी बातें सुनने की आदत ही पड़ गई है। उसके बिना रौनक भी नहीं लगती घर में। अंजलि, मम्मी भी यही बोल रहे थे कि गरिमा 2 दिन मायके चली जाए तो मुझे रौनक नहीं लगती। प्रेम, और क्या, तेरी शादी के बाद तो मम्मी अकेले ही हो गए थे। मैंने भी ऑफिस से शाम को आना होता घर, वो पूरा दिन बोर होते रहते थे। पर अब नहीं, उनकी बहू उन्हें होने नहीं देती बोर। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं और घर पहुंच जाते हैं। कार की आवाज सुनकर गरिमा भागकर बाहर आती है। पीछे पीछे विद्या भी। गरिमा सबसे पहले अंजलि के पांव छूती है। अंजलि, अरे अरे भाभी, आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी हमउम्र ही तो हूँ और रिश्ते में आपसे 1 साल छोटी हूँ क्योंकि भाई मुझसे 1 साल बड़े हैं। गरिमा हंसते हुए, वो सब मुझे नहीं पता दी। मेरे मायके में भी तो मेरी बड़ी भाभियां सभी ननद के पांव छूती हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। इतना बोलकर वो अंजलि के गले लग जाती है। फिर अंजलि अपनी माँ के भी गले लगती है। फिर सब अंदर चले जाते हैं। विद्या, बेटा तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं सब? और दामाद जी ठीक है ना? खुश तो है ना बेटा तू? अंजलि हड़बड़ाकर, जी हाँ माँ, सब बहुत अच्छे हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगा मुझे वहाँ एडजस्ट करने में क्योंकि वहाँ का माहौल यहाँ से बहुत अलग है। गरिमा, क्या मतलब दी? अंजलि, अरे कुछ नहीं भाभी, अभी तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। गरिमा, ठीक है दी, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। रात को खाना खाने के बाद सब साथ में बैठे हैं। अब तक प्रेम के पापा भी आ गए होते हैं। वो भी अपनी लाडली बेटी के आने से बहुत खुश हैं। सब हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। पर गरिमा ने नोटिस किया कि अंजलि कहीं खोई खोई सी है, पर उसने सबके सामने पूछना सही नहीं समझा। 12 बजने वाले हैं। अब सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए हैं। बेडरूम में पहुंचकर प्रेम ने देखा कि गरिमा अपने आप में ही खोई हुई है। प्रेम खांसते हुए, ओहो मिसेज प्रेम अग्रवाल, कहाँ खोए हो? गरिमा, कहीं नहीं जी, मैं ये सोच रही थी कि आजकल आप बड़ा सज धज कर ऑफिस जाते हो, चक्कर क्या है? प्रेम, ओह गॉड, मतलब आपको मेरे चक्कर के बारे में सब पता चल गया? गरिमा गुस्से में, क्या?
प्रेम, यार सॉरी, मैंने आपको बताना था। एक लड़की है जिससे मुझे प्यार हो गया है, इतना ज़्यादा प्यार कि अब मैं क्या बताऊं। गरिमा, जो कि ये सब सुनकर प्रेम के बहुत पास आ गई है, उसे पिलो उठाकर मारती है। देखो सोना, मुझे ना ये आपका ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो प्रेम तो क्या, गरिमा, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। प्रेम हंसते हुए, पता था मुझे बेबी आप यही बोलोगे। प्रेम उसे प्यार से अपनी तरफ खींचता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। कुछ पल के लिए दोनों खो जाते हैं, पर जल्दी ही गरिमा उसे पीछे करती है। गरिमा, बस कीजिए, सो जाइए, अब फिर सुबह उठना नहीं होता आपने। प्रेम, तो कौन कमबख्त जल्दी उठना चाहता है जान। गरिमा, आपने नहीं उठना, मैंने तो उठना है ना जल्दी। प्रेम, ठीक है जनाब, आ जाओ फिर। प्रेम उसे हक करता है और लाइट ऑफ कर देता है। सुबह सब उठ चुके हैं। प्रेम और उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं। अब तीनों औरतें घर पर हैं। विद्या और अंजलि बातें कर रही हैं। गरिमा जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लगी है ताकि वो भी महफिल में शामिल हो सके। विद्या, गरिमा बेटा, मेरी बात सुनो। गरिमा, आई मम्मा। विद्या, मैं आज तेरी बर्मा आंटी के घर जा रही हूँ। उनकी बहू के घर बेटी हुई है, उसे देख आती हूँ, शगुन भी दे आती हूँ। मेरे आने तक तुम दोनों घर में रहना, ये ना हो बाहर बाजार घूमने चली जाओ। गरिमा, डोंट वरी मम्मा, आप जाओ, हम कहीं नहीं जाते। वैसे भी मुझे तो अभी दीदी से बहुत सारी बातें करनी हैं। विद्या, ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर। विद्या चली जाती है। गरिमा अंजलि को अपने रूम में ले जाती है। वो बहुत खुश है कि उसे अंजलि से बहुत सी बातें करने को मिलेंगी। गरिमा, दीदी एक बात बताओ ना, आप इतना कम क्यों बोलते हो। अंजलि हंसते हुए, भाभी किसने कहा आपको मैं कम बोलती हूँ। गरिमा, मुझे ऐसे लगा दीदी। अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं भाभी, आप तो मुझे ये बात बताइए जरा, भाई और आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। गरिमा शर्माते हुए, दीवो, ये कॉलेज में मेरे सीनियर थे ना, मुझे तो इनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। इनको ही लेट हुआ, ये तो देखते भी नहीं थे पहले मेरी तरफ। हंसती है अंजलि, अच्छा जी, इतने सुंदर हो आप आखिर, भाई कब तक ना देखते। गरिमा, अच्छा दी, बेशक मैं ठीक ठाक हूँ दिखने में, पर आपसे ज़्यादा नहीं। एक बात बोलूँ दी, आप और भी ज़्यादा सुंदर लगोगे अगर आप अपने चेहरे पर हमेशा प्यारी सी स्माइल रखोगे, जो मुझे कल से कहीं दिखाई नहीं दे रही। अंजलि और उदास हो जाती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। गरिमा, अच्छा अच्छा, समझ गई, आपको जीजा जी की याद आ रही है ना। अंजलि एकदम से, नहीं नहीं भाभी। गरिमा, फिर। गरिमा, तो दी बताओ ना, ऐसी क्या बात है जो आप मायके में आकर भी खुश नहीं लग रहे। अंजलि, भाभी आप बहुत जिद्दी हो ना। गरिमा, वो सब मुझे नहीं पता, आप बस बताओ बात क्या है। आपको मेरी कसम। अब अंजलि को लगता उसे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूछती ही रहेगी। वो बताना शुरू करती है। अंजलि, भाभी मेरी शादी बहुत जल्दी में हुई थी, 15 दिन में ही सगाई और फिर शादी। सगाई और शादी के बीच में 15 दिनों में मेरी रोहित से बस 4 ही बार बात हुई होगी। मुझे लगा था शायद वो ज़्यादा काम में बिजी होते हैं, इसलिए फ़ोन नहीं करते। इधर घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि उनके अनुसार मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे और बड़े खानदान में हो रही थी। गरिमा, फिर। अंजलि, फिर शादी भी हो गई। मुझे रोहित का व्यवहार बड़ा अजीब लगता था। मैं चाहती थी मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार करें, मेरी हर विश पूरी करें, पर उनका प्यार रात को बिस्तर तक का ही था। सुबह मुझसे बात तक भी नहीं करते, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित की जिंदगी में कोई और लड़की है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की पता करने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी तो किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं थी। गरिमा, फिर आपने क्या किया। आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, आखिर पति हैं वो आपके। अंजलि, मैंने तो यही मान लिया था, शायद उनका स्वभाव ही ऐसा है, पर जब धीरे धीरे पूरी फैमिली का ही रवैया ऐसा होने लगा, फिर मैं घबरा गई। मेरी सासू माँ, वो बिना मतलब के बोलते रहते थे। घर में कोई आ जाता तो उनको अच्छा नहीं लगता। मेरी जेठानी का मुझसे बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे जेठ की शादी को 7 साल हो गए हैं, पर अभी तक उनके घर कोई औलाद नहीं है। इस वजह से भी सास
पूरा पूरा दिन जेठानी से लड़ती थी। गरिमा, दी इतना कुछ हो रहा था वहाँ, आपने मम्मा को बताया क्यों नहीं? न ही प्रेम को बताया कुछ? अंजलि, क्या बताती भाभी, मेरी शादी के 3 महीने बाद ही मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जबकि मैं इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहती थी। फिर भी मुझे लगा शायद ये बच्चा घर का माहौल ठीक कर दे, रोहित के मन में मेरे लिए प्यार पैदा कर दे। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरिमा, दी, नहीं प्लीज रोना नहीं, आगे बताइए क्या हुआ? वो बच्चा। अंजलि, जब मैंने रोहित को बताया, उसने बड़ा नॉर्मल सा रिएक्ट किया। पता नहीं वो खुश थे या नहीं। उसने बोला, माँ को बताया? मैंने कहा, नहीं पहले सोचा आपको बता दूं। उसने बोला कि माँ को बता दे। गरिमा, फिर? अंजलि, मैंने अपनी सासू माँ को बताया तो वो खुश हुए, उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया। मैं भी बहुत खुश थी कि अब शायद सब ठीक होगा। पर मेरी जेठानी, वो शायद खुश नहीं थी, या शायद मुझे ऐसा लगा। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था वो मुझे कुछ बताना चाहती हैं। वो हमेशा डरी सहमी सी रहती, बोलते बोलते चुप हो जाती। गरिमा, क्या हुआ दी? फिर क्या हुआ, बताओ ना। अंजलि, फिर उन्होंने मेरा अबॉर्शन करवा दिया। गरिमा, क्या? क्या मतलब दी, क्यों? अंजलि, क्योंकि हमारे घर एक नन्ही सी प्यारी सी परी आने वाली थी और उनको बेटा चाहिए था, बेटा। गरिमा, और जीजा जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा? अंजलि, उनको भी तो बेटा चाहिए था। गरिमा, छी, कितने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद इतनी घटिया सोच। दी, आप चुप कैसे रह सकते हो? आपने कुछ नहीं किया। आपको आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। आप ऐसे कैसे चुप रह सकते हो? अंजलि, गरिमा का हाथ पकड़कर, भाभी, कोशिश की मैंने उनके खिलाफ जाने की, कोई फायदा नहीं हुआ। सब मिले हुए, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। हाँ, किसी ने रोहित को फोन जरूर कर दिया कि वो जबरदस्ती मुझे घर ले आए। उनको पता चल गया था। मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। वो मेरी कमजोर नस ढूंढ रहे थे जिससे वो मेरा मुंह बंद करवा सकें। आखिर उन्हें वो कमजोर नस मिल ही गई। अंजलि, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी जेठानी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। वो हमेशा दबी दबी सी चुप चुप रहती है। आखिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया उनसे खुलकर पूछने का। अंजलि खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कुछ बीता हुआ याद आ गया हो, और उसकी आंखें भर आती हैं। गरिमा, दी बताइए ना, आपने पूछा अपनी जेठानी से, वो क्या कहना चाहती थी आपसे? अंजलि, हम कैसे बताऊं मैं आपको भाभी, मैं कैसे पापी लोगों के बीच में रहती हूँ। उस दिन दीदी ने बताया मुझे कि मेरे ससुराल वालों ने उनका भी 3 बार अबॉर्शन करवाया था। 3 बार अजन्मी बच्चियों को मारा उन पापियों ने। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई है सुन के। गरिमा ये बात सुनकर सुन्न हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता। जो खबरें वो हमेशा से टीवी में देखती, अखबारों में पढ़ती आई है, वो सब हकीकत में उसी की ननद के घर में हो रही हैं। गरिमा, दीदी वहाँ इतना कुछ हो रहा और आप ये जानकर भी चुप क्यों हो दीदी? अंजलि, क्योंकि उन लोगों को मेरी दुखती नस मिल गई है। मेरी जेठानी फिर से माँ बनने वाली है और मेरी सास मुझे धमकी देती है कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो इस बच्चे को भी मार देंगी, और अगर मैंने अपना मुंह बंद रखा तो वो इस बच्चे को दुनिया में आने देंगी। मेरी जेठानी हर दिन मुझसे यही रिक्वेस्ट करती है कि मैं उन लोगों के खिलाफ ना जाऊं। बस इसलिए चुप हूं भाभी। एक बार उस बच्चे का जन्म हो जाए, फिर बस इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके पुलिस के पास जाऊंगी। गरिमा, अच्छा तो क्या गारंटी है दी कि वो बच्चे के जन्म के बाद उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? अंजलि, नहीं पहुंचाएंगे भाभी। वो इज्जत की चादर ओढ़ने वाले लोग हैं। आस पड़ोस रिश्तेदारों की नज़र में वो एक इज्जतदार खानदानी परिवार है, दिखावे के लिए ही सही, पर वो बच्चे के जन्म के बाद उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गरिमा, पर दी, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंजलि, हम भाभी, आप बहुत नसीब वाले हो जो आपको अपना हमसफर खुद चुनने का मौका मिला, और एक मैं बदनसीब हूँ जिसके हमसफर को शायद इस शब्द का अर्थ भी नहीं पता। गरिमा, दी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं आज ही प्रेम को सब बताती हूँ। अंजलि, नहीं भाभी, आपको मेरी कसम, आप किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं अब रिस्क नहीं ले सकती, मुझे कुछ समय ऐसे ही चुप रहना पड़ेगा, इनकी हाँ में हाँ मिलाकर। गरिमा, ठीक है दी, पर आप मुझसे प्रॉमिस करो
आज के बाद आप मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगी। उस घर में जो हो रहा है सब मुझे बताओगे। अंजलि, प्रॉमिस भाभी। इतनी देर में विद्या आ चुकी होती है और आज प्रेम भी जल्दी घर आ जाता है। अब सब खाने की तैयारी कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर प्रेम, विद्या और अंजलि बैठे हैं और गरिमा खाना परोस रही है। विद्या, गरिमा आप बैठ, तू भी खा ले। गरिमा, हाँ मम्मा, बस बैठने लगी। आप बताओ, आंटी जी की पोती कैसी है? अपनी मम्मा पर गई है कि पापा पर? आंटी की बहू तो बहुत सुंदर है। अगर अपनी मम्मा पर गई होगी तो बहुत सुंदर होगी। विद्या कुछ बोलने लगती है, इससे पहले प्रेम बोल पड़ता है। प्रेम, क्या मतलब? आपका मम्मा पे गई होगी तो सुंदर होगी। उसके पापा भी तो स्मार्ट हैं, पापा पे गई होगी। गरिमा, जी नहीं, लड़कियां माँ पे जाएं तो अच्छी लगती हैं और लड़के पापा पे, है ना मम्मा? प्रेम, ऐसे ही कुछ भी बोलते हो आप, पता होता नहीं कुछ आपको। अंजलि उन दोनों को देखकर खुश हो रही है। उसे लगता है कि पति पत्नी में ऐसा प्यारा रिश्ता हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए, पर ये सब शायद उसके नसीब में नहीं है। विद्या, तो सुन लो तुम दोनों, मुझे पोता प्रेम जैसा और पोती गरिमा जैसी चाहिए, और तुम दोनों इस बारे में सोचो। ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हो। इस बार गरिमा शर्मा गई और चुपचाप खाना खाने लगी। उसने देखा प्रेम भी आंखें नीची करके चुपचाप खाना खा रहा है और चोरी चोरी नजरों से उसे देख भी रहा है। ये देखकर गरिमा को भी हंसी आ जाती है। प्रेम, अंजलि, वैसे हमारे जीजा जी कब आ रहे हैं? अब तक बस एक ही बार आए हैं वो हमारे घर। अंजलि, हाँ, वो काम की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता इसलिए, पर आएंगे इस बार वो। गरिमा और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखती हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रही हों। खाना खाकर अंजलि अपने रूम में जाती है। दरवाजा बंद करके वो रोहित को फोन करती है। बेल जाती है पर वो फोन नहीं उठाता। दूसरी बार करने पर फोन काट देता है। वो एक बार फिर कोशिश करती है। इस बार फोन उठा लेता है वो। अंजलि, हेलो हेलो रोहित। रोहित, बोलो। अंजलि, तुमसे बात करनी है जरूरी। रोहित, अभी बिजी हूँ, बाद में करना, बाय। अंजलि, हेलो हेलो, पर मेरी बात तो सुनो। फोन कट हो चुका है। वो बेड पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलते हैं, पर कुछ सोचकर वो चुप हो जाती है। रात हो चुकी है। अंजलि को नींद नहीं आ रही। वो बार बार फोन की तरफ देख रही है, शायद इस उम्मीद से कि उसका फोन आएगा। आखिर वो एक बार फिर फोन करती है। इस बार एक ही बैल में वो फोन उठा लेता है। रोहित, हेलो। अंजलि, अब फ्री हो? रोहित, बोलो, क्या बात करनी थी? अंजलि, मुझे लेने कब आ रहे हो? रोहित, तुझे किसने बोला कि मैं तुझे लेने आऊँगा? जैसे गई थी खुद वैसे ही आ जाना। 10 साल की बच्ची तो नहीं हो तुम जो रास्ता भूल जाओगी। अंजलि, लेने तो मुझे आप ही आओगे। भाई पूछ रहे थे मुझे कि आप यहाँ क्यों नहीं आते। अब क्या चाहते हो आप, कि आप लोगों की सारी करतूतें बता दूं उनको? रोहित, बकवास बंद कर, परसों रविवार को आ जाऊंगा, तैयार रहना। इतना बोलकर वो फोन काट देता है। अंजलि अपने ही ख्यालों में खोई खोई सो जाती है। सुबह प्रेम ऑफिस चला जाता है। अंजलि और गरिमा गरिमा के रूम में बैठे हैं। अंजलि गरिमा को बताती है कि कल रोहित उसे लेने आ रहा है। गरिमा का दिल तो कर रहा था कि कल ही उसकी सच्चाई सबके सामने ला दे, पर अंजलि की वजह से वो चुप थी। गरिमा के मन में रोहित को सबक सिखाने का आइडिया आता है। वो अंजलि को बोलती है कि कल वो रोहित के सामने ऐसी बातें करेगी कि वो पछताएगा कि उसने क्यों ऐसा घटिया काम किया। गरिमा की हमेशा से यही सोच रही है कि जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते उन्हें दूसरों से भी इज्जत पाने का कोई हक नहीं है। हालांकि वो अंजलि को बताती नहीं है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो रोहित को इस हद तक डराना चाहती है कि उसे सपने में भी अपने कर्मों पर पछतावा हो। अगले दिन रविवार है। अंजलि अपनी माँ को बताती है कि रोहित उसे आज लेने आने वाला है। आज रविवार होने की वजह से प्रेम और उसके पापा भी खुश होते हैं कि वो भी रोहित से मिल लेंगे, पर कहीं ना कहीं अंजलि अंदर अंदर से डर रही है। उसके मन में बार बार ये बात आ रही है कि पता नहीं गरिमा के मन में क्या चल रहा है। सब बैठे टीवी देख रहे हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। गरिमा भाग कर जाती है, दरवाजा खोलती है तो सामने एक लंबा गोरे रंग रूप वाला लड़का खड़ा है, जिसको गरिमा को पहचानते देर नहीं लगती
कि वो रोहित ही है, क्योंकि रोहित की तस्वीर उसने देखी हुई थी, तो उसने आसानी से पहचान लिया। गरिमा, नमस्ते जीजू, आइए ना। रोहित, नमस्ते। रोहित अंदर आकर अपने सास ससुर के पांव छूता है और प्रेम से हाथ मिलाता है। गरिमा उसके लिए पानी लेकर आती है। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद वो अंजलि को तैयार होने के लिए बोलता है, पर सभी ये बोलकर उसे एक रात रहने के लिए मना लेते हैं कि कल सुबह वो जल्दी निकल जाए बेशक, ताकि वो ऑफिस पहुंच जाए, पर आज के दिन वो यहीं रुक जाए। रोहित को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। रात को डिनर के बाद प्रेम रोहित को छत पर ले जाता है। गरिमा भी बहाने से अंजलि को छत पर ले जाती है। चारों ऊपर बैठे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर रोहित के मन में यही चल रहा है कि कब रात खत्म हो और वो वापस जाए। गरिमा मौका देखकर बात शुरू करती है। गरिमा, जीजू और बताइए, आपका काम कैसा चल रहा है? रोहित, जी अच्छा चल रहा है। प्रेम, गरिमा आपको नहीं पता, हमारे जीजा जी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। हमारी अंजलि बहुत किस्मत वाली है जो उसे इतना अच्छा परिवार मिला। क्यों अंजलि? अंजलि रोहित की तरफ देखती हुई, जी जी भाई, सही कहा आपने, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो ऐसा ससुराल मिला मुझे। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। इस बार रोहित अंजलि की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही है। गरिमा, सही कहा प्रेम आपने। प्रेम के पास आकर बैठ जाती है। और मैं भी तो बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा प्यारा ससुराल मिला। प्रेम हंसते हुए, हाँ हाँ, आप तो कुछ ज्यादा ही लकी हो, हा हा हा। गरिमा, हम पर आज के टाइम में जैसी जैसी घटनाएं होती हैं समाज में, सुनकर रूह कांप जाती है कि ऐसे घटिया लोग भी हैं दुनिया में जिन्होंने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। अंजलि की तरफ देखते हुए, पता है दी, मेरे भैया जो पुलिस ऑफिसर हैं ना, वो बता रहे थे कि कल उन्होंने एक बहुत बड़ा केस सॉल्व किया है। अंजलि, कैसा केस भाभी? गरिमा, भ्रूण हत्या का केस। रोहित, जो पहले उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, भ्रूण हत्या शब्द सुनकर ही सुन्न हो गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। गरिमा, एक पढ़ी लिखी फैमिली थी जो अपनी बहुओं का अबॉर्शन करवा देते थे क्योंकि होने वाला बच्चा एक लड़की थी। उन्होंने 4 बार ऐसा किया था और बहुओं को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी करते थे। प्रेम, सच में क्या कमाल है दुनिया भी। आज 21वीं शताब्दी में भी हमारे देश में ऐसी सोच रखने वालों की कमी नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ऐसे लोग अभी तक लड़का लड़की में फर्क को मानते हैं। गरिमा, हम पर कहते हैं ना, स्वर्ग नरक धरती पर ही है। भैया बता रहे थे कि पुलिस को किसी तरह से पता चल गया उनकी ऐसी हरकतों का। पुलिस ने कार्यवाही की तो उस डॉक्टर का भी पता चल गया। उसका क्लिनिक तो सील हुआ ही। पुलिस पूरे परिवार को पकड़ कर ले गई है। इतना 3rd डिग्री टॉर्चर किया है पुलिस ने उनको, इतना मारा कि अब इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में ऐसा पाप नहीं करेंगे। अंजलि, भाभी, क्या सच में पुलिस इतना मारती है मुजरिमों को? गरिमा, हाँ दी, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि भैया हमें बताते रहते हैं, और सही भी तो है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भैया बता रहे थे कि उनको कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही, और अब तो कानून इतने सख्त हैं कि जमानत भी नहीं मिलती इतनी आसानी से ऐसे केसों में। रोहित, जो बड़े ध्यान से गरिमा की बातें सुन रहा था, एकदम से, क्या 10 साल? गरिमा, हाँ जीजू, क्योंकि उन पर पुलिस ने और भी कई केस डाले हैं। अब आएगी अक्ल ठिकाने उनकी जरा। अंजलि, बुरे काम करने वाले चाहे जितना मर्जी दुनिया की नज़र में अच्छा बन जाएं, पर एक बार जब पुलिस की नज़र पड़ जाती है उन पर, तो फिर कानून से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी नज़रें रोहित पर हैं, जिसको इतनी ठंड में भी अब पसीना आ रहा है। प्रेम, सही बात है, कभी कभी तो मेरा इतना खून खौलता है कि ऐसे अपराधी मेरे सामने आए तो निचोड़ के रख दूं। रोहित, रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल से अब हमें सोना चाहिए, सुबह जल्दी निकलना है हमें। प्रेम, चलो ठीक है, चलते हैं फिर नीचे। रोहित और प्रेम नीचे चले जाते हैं। गरिमा अंजलि की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अंजलि के पूछने पर वो बताती है कि ऐसे किसी केस की बात तो की ही नहीं भैया ने, ये सब उसकी बनाई कहानी है। रोहित को ये एहसास दिलवाने के लिए कि जो काम उन लोगों ने किया है उसका क्या अंजाम हो सकता है। अंजलि को एक पल के लिए लगता है
कि लोग तो ऐसे ही ननद भाभी के रिश्ते को बदनाम करते हैं, और एक उसकी भाभी है जो उसकी इतनी फिक्र करती है। वो गरिमा के गले लगती है और उसे थैंक यू बोलती है, तो गरिमा उसे बताती है कि ये तो उसने चिंगारी लगाई है, अब यहीं धीरे धीरे आग बनेगी। रोहित नीचे रूम में आकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद अंजलि भी आ जाती है। रोहित को अब भी पसीना आ रहा है। वो कभी इधर कभी उधर करवटें बदल रहा है। अंजलि जानती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अंजलि, क्या बात है, इतनी ठंड में भी आपको पसीना क्यों आ रहा है? रोहित, तुमसे मतलब, मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, चुपचाप सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है। अंजलि, आपको कभी प्यार से बात करना नहीं आता क्या? जब देखो मुंह से आग ही उगलते रहते हो। रोहित, तुम्हें नहीं लगता यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तुम्हारी? अंजलि, जुबान तो मैंने खोली नहीं अभी, वरना। रोहित, जस्ट शट अप। अंजलि दूसरी साइड करवट लेकर सो जाती है, पर रोहित की नींद अब हराम हो चुकी है। वो बहुत कोशिश कर रहा है सोने की, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। सुबह सबसे पहले रोहित ही उठता है, या यूं कहिए कि वो सारी रात सो ही नहीं पाया था। वो अंजलि को भी उठाता है और उनके तैयार होने तक सब उठ जाते हैं। वो दोनों जल्दी ही निकल जाते हैं घर से। पर जाने से पहले अंजलि जितना अपनी माँ के गले लगकर रोती है, उससे ज्यादा गरिमा के। इतने दिनों में वो अपनी भाभी से इतनी ज्यादा घुल मिल गई थी, जैसे वो दोनों पक्की सहेलियां हो। गरिमा को भी बहुत रोना आ रहा था। उसने अंजलि से वादा लिया है कि अगर बहाव से थोड़ी भी तकलीफ हुई तो पहले वो उसे बताएगी उसी समय। रोहित और अंजलि के जाने के बाद अब गरिमा का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। प्रेम भी आज चुपचाप ही ऑफिस चला गया। विद्या भी अंजलि के जाने के बाद से ही चुपचाप बैठी है। सच कहते हैं लोग, बेटियां घर की रौनक होती हैं। शादी से पहले वो माँ बाप की जान होती हैं, पर शादी के बाद माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दूसरों को सौंप देते हैं, इस आस में कि उस परिवार में भी उसे उतना ही प्यार मिलेगा। अगर बेटी को उसका हमसफर अच्छा मिल जाए, फिर तो माँ बाप की चिंता खत्म हो जाती है। पर जब हमसफर ही जिंदगी के सफर में साथ ना दे, तो बेटी कहाँ जाए? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इधर रोहित अंजलि को घर जाने को कहकर खुद सीधे ऑफिस चला जाता है। वो सीधे अपने केबिन में जाता है और फाइलें उलट पुलट करता है, पर आज उसका दिल काम में नहीं लग रहा। ऑफिस में भी उसके दिमाग में कल की वही बातें दौड़ रही हैं। भ्रूण हत्या, पुलिस, अबॉर्शन, 10 साल की सजा और भी बहुत कुछ। वो एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? ये ऑफिस के चपरासी रामलाल की आवाज थी। रोहित, कम इन। रामलाल, सर ये मिठाई आपके लिए, बाकी पूरे स्टाफ के लिए। मैं एक अलग डिब्बा लाया था, ये डिब्बा आपके लिए। रोहित बर्फी का एक पीस उठाकर मुंह में डालता है। रोहित, वो तो ठीक है, पर ये मिठाई आज किस खुशी में? रामलाल शर्माते हुए, सर वो मैं पापा बन गया हूँ ना, इसलिए। कल ही मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। भगवान की दया से माँ बेटी दोनों स्वस्थ हैं। मैं आज हाफ डे की छुट्टी पर हूँ सर। आज ही मेरी पत्नी को छुट्टी मिल जाएगी अस्पताल से। अब यहाँ से सीधे अस्पताल जाऊंगा उनको लेने। रोहित, क्या तुम्हारे घर बेटी हुई है? फिर भी तुम मिठाई बांट रहे हो? रामलाल, क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरे घर लक्ष्मी आई है, बहुत प्यारी है मेरी बिटिया, पूरी मुझ पर गई है। रोहित को सोचते हुए, लक्ष्मी? रामलाल, क्या बात है सर, अभी तक आपने मुझे बधाई भी नहीं दी। रोहित, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बधाई हो तुम्हें भी और तुम्हारी पत्नी को भी। तुम आज क्यों आए ऑफिस? तुम्हें अस्पताल होना चाहिए, अपनी वाइफ के पास, वो अकेली होगी। रामलाल, नहीं सर, फिक्र की कोई बात नहीं है, और वो अकेली नहीं है, मेरी माँ है ना वहाँ उसके पास। मुझे पता है वो अपनी बहू और पोती को अच्छे से संभाल लेगी। रोहित, तुम्हारी माँ अस्पताल है, अपनी अपनी पोती के पास? वैसे तुम्हारी माँ ज्यादा खुश होती अगर वो एक पोते की दादी बनती। रामलाल, अरे सर, माँ बहुत खुश हैं, उन्होंने ही तो मुझे बोला कि मैं ऑफिस और अपने मोहल्ले में सब जगह मिठाई बांटूं, और आपके लिए अलग से मिठाई का डिब्बा लेने के लिए भी माँ ने ही बोला। रोहित, अच्छा अच्छा ठीक है। रामलाल, सर मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा, अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा अपनी बच्ची को। रोहित, हम, अच्छी बात है, तुम जाओ अभी अपनी अपनी बच्ची और बीबी का ध्यान रखो।
रामलाल, जी सर धन्यवाद। रोहित, रुको रुको एक मिनट। वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर रामलाल की तरफ करता है। ये लो मेरी तरफ से, अपनी बेटी के लिए कुछ ले जाना। रामलाल, पर सर। रोहित, पर कुछ नहीं, शर्माओ मत, ले लो। रामलाल पैसे लेकर चला जाता है। रोहित टेबल पर पड़े बर्फी के डब्बे को देख रहा है, फिर एक और पीस उठाकर मुंह में डालता है। उसे आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा हो, जिससे वो सुन्न हो गया है। उसे बार बार रामलाल की ये बात अपने कानों में सुनाई दे रही है। मेरे घर लक्ष्मी आई है, मेरी बेटी पूरी मुझ पर गई है। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा, अपनी बेटी को बहुत पढ़ाऊंगा। उसे चैन नहीं आ रहा, उसका दिल कर रहा है कि वो भी रामलाल के पीछे जाए, वो भी देखे क्या सच में उसकी बेटी रामलाल की तरह दिखती है। उसका मन कर रहा है कि वो भी उस लक्ष्मी को देखे। वो तेज कदमों से केबिन से बाहर जाता है और नीचे जाता है। सब हैरान हैं कि आज सर इतनी जल्दी कैसे चले गए, जबकि अक्सर वो कभी ऐसे जाते नहीं हैं। नीचे पार्किंग में पहुंचकर वो इधर उधर नजरें घुमा रहा है। अचानक से उसे रामलाल दिखाई देता है। वो उसे जोर से आवाज लगाता है। रामलाल, जो गेट से बाहर निकल रहा था, रोहित की एक आवाज से ही रुक गया। रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की और रामलाल के पास जाकर गाड़ी रोक दी। रोहित, तुम्हारी बीबी कौन से हॉस्पिटल में है? रामलाल, सर वो सिटी हॉस्पिटल। रोहित, बैठो गाड़ी में। रामलाल, पर सर मैं अस्पताल जा रहा हूँ। रोहित, पता है मुझे, बैठो तुम, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ दूंगा। रामलाल, पर सर आप मुझे छोड़ लें। रोहित, थोड़ी जोर से, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला। रामलाल चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। दोनों पूरा रास्ता चुप रहे। आखिर गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। रोहित पार्किंग में गाड़ी रोकता है तो रामलाल गाड़ी से उतरने लगता है। रामलाल, थैंक यू सर, मेरी वजह से आप यहाँ तक आए। रोहित, यहाँ तक का क्या मतलब? मैं तो हॉस्पिटल के अंदर भी आऊँगा तुम्हारी बेटी को देखने। रामलाल हैरान होते हुए, क्या सर, आप मेरी बेटी को देखने भी चलेंगे? रोहित, क्यों नहीं जा सकता क्या? अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो नहीं जाता हूँ फिर। रामलाल, नहीं नहीं सर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। आइए सर। रोहित, ओके चलो। वो दोनों कार से निकलकर चल पड़ते हैं। रोहित के दिल में अजीब सी हलचल हो रही है। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है। रामलाल उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। अंत में रामलाल एक कमरे के बाहर जाकर रुकता है। वहाँ एक औरत इधर उधर चक्कर लगा रही है। ये रामलाल की माँ है। वो अपनी माँ को बताता है उसके सर भी आए हैं बिटिया को देखने। वो बहुत खुश होती हैं। रामलाल उसे बोलता है कि वो बिटिया को लेकर आए। रामलाल की माँ तेज कदमों से अंदर जाती हैं और सो रही बच्ची को गोद में उठाकर ले आती हैं। रोहित जी कब से बेचैन हो रहा था उसे देखने के लिए। वो आगे हाथ करता है। रामलाल की माँ बच्ची उसके हाथ में दे देती हैं। रोहित ने डरते डरते बच्ची को उठाया तो है, पर वो इतनी छोटी है कि उसे डर लग रहा है कहीं वो उसके हाथ से गिर न जाए। वो एकटक बच्ची को देख रहा है। बच्ची की आंखें बंद हैं। उसके छोटे छोटे हाथों को देखकर रोहित खुश हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ता है तो बच्ची अपने हाथ से उसकी उंगली को पकड़ लेती है। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, जैसे बच्चे खिलौने को पकड़ते हैं। रोहित का दिल कर रहा है वो उसे देखता रहे बस। रोहित रामलाल की माँ से, आंटी ये आंखें कब खोलेगी, इतना सोती है क्या? रामलाल की माँ, बेटा बच्चे ज़्यादा ही सोते हैं, ये भी पूरा पूरा दिन सोती रहती है और रात को उठ जाती है। रोहित, पर मैं तो इसकी आंखें देख कर ही जाऊंगा आज। रामलाल, पर आपका ऐसा रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे आज पता चला आप बच्चों से कितना प्यार करते हो। रोहित बच्ची से खेलते हुए, मुझे भी। रामलाल, क्या मतलब सर? रोहित, कुछ नहीं, इतनी देर में बच्ची उठ जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अब रोहित के चेहरे की खुशी देखने वाली थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। रोहित, ये तो सच में कितनी प्यारी है, बिल्कुल सच कहा था तुमने, ये तो पूरी अपने पापा पर गई है। हाँ सच में, तुम पर ही, ये देखो देखो तुम भी। रामलाल, हाँ जी सर, ये मेरे पर ही गई है। देखना सर, आपकी बेटी भी आपके जैसी ही होगी। रोहित, मेरी बेटी मेरे जैसी? कुछ सोचते हुए, हाँ हाँ वो मेरे जैसी ही होगी।
रोहित इतना खुश है, उसे लग रहा है कि वो पता नहीं कितने सालों बाद इतना खुश हुआ है। बच्ची ने अभी भी उसकी उंगली पकड़ी हुई है, वो अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे देख रही है और रोहित भी उससे खेल रहा है। रामलाल और उसकी माँ हैरानी से दोनों को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अचानक रोहित का फोन बजता है। वो बच्ची रामलाल को पकड़ाता है। फोन अंजलि का था। वो उसे बताता है कि वो अस्पताल में है और थोड़ी देर तक घर आ रहा है। अंजलि बहुत हैरान है। आज पहली बार रोहित ने उससे कितने अच्छे से बात की। आज उसकी आवाज में पहले की तरह रूखापन नहीं था। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। अब वो बेसब्री से उसका वेट कर रही है, क्योंकि वो उसका ये रूप सामने से भी देखना चाहती है। वो गरिमा को फोन करती है तो गरिमा एक ही रिंग में फोन उठा लेती है। अंजलि, हेलो भाभी, आपको पता है आज क्या हुआ? गरिमा, क्या हुआ दी? आप बहुत खुश लग रहे हो। अंजलि, भाभी 1 साल में पहली बार रोहित ने मुझसे इतने अच्छे से बात की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उनका ये रूप भी है। गरिमा, अरे वाह, लगता है जीजा जी पर हमारी बातों का असर हो गया। अंजलि, नहीं भाभी, मुझे तो लग रहा बात कुछ और ही है, पर क्या समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो वेट करती हूँ उनके आने का। गरिमा, ठीक है दी, मुझे बताना जरूर। ओके बाय, टेक केयर। अंजलि बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। आज घर में कोई नहीं है। उसकी सास किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है और उसके जेठ जेठानी डॉक्टर के पास। वो घर में अकेली है। दरवाजे की घंटी बजती है। वो भागकर जाकर दरवाजा खोलती है। सामने रोहित खड़ा है। आज वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। आज वो पहले की तरह उसे अनदेखा करके अंदर भी नहीं गया। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। अब वो थोड़ी झेप गई। वो साइड हुई तो रोहित अंदर आया। रोहित सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अंजलि पानी लेकर आती है और ट्रे उसके आगे करती है। रोहित, थैंक यू। अंजलि, आज आप इतनी जल्दी आ गए। और आप बता रहे थे कि आप हॉस्पिटल में हैं, सब ठीक तो है ना? किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई थी क्या? रोहित, नहीं, किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। अंजलि, फिर? रोहित, अंजलि, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर मैं बहुत थक गया हूँ। पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ। तुम प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। अंजलि, ठीक है। वो किचन की तरफ जाती है। आज उसे लग रहा है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। रोहित का ये रूप वो भी आज ही देख रही थी। कुछ देर बाद रोहित अपने रूम में बेड पर बैठा कुछ सोच रहा है। तभी अंजलि चाय लेकर आती है। थोड़ी देर तक दोनों चुप हैं। रोहित चाय पीकर कप टेबल पर रख देता है। अब उसे थोड़ा हल्का फील हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रही वो कहाँ से बात शुरू करे। अचानक वो अंजलि के दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है और उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। रोहित, अंजलि, मुझे माफ कर दो प्लीज। अंजलि, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ गई आज? रोहित, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं ना। एक पत्नी को जो सम्मान मिलना चाहिए मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। फिर भी तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरी फिक्र करी, और बदले में मैंने क्या दिया? अंजलि, रोहित, इन सब बातों का अब क्या मतलब है? रोहित, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और मैंने तो अपनी माँ की बातों में आकर अपनी ही बच्ची को मार दिया। मेरी अपनी बच्ची को, हमारी बच्ची को। मुझे पता है इस बात के लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखता है अंजलि भी रो रही है। रोहित अंजलि के पैरों के पास बैठकर उसकी गोद में सर रख देता है। रोहित, प्लीज अंजलि, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता और एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। पर ये सब तुम्हारे साथ के बिना मुमकिन नहीं है। सिर्फ तुम ही मेरे जैसे इंसान को बदल सकती हो। बोलो तुम अंजलि, तुम मेरा साथ दोगी ना? मेरा साथ? अंजलि रोते हुए, हाँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, हमेशा। बस मुझसे वायदा करो कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे। रोहित, मैं वायदा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहित अंजलि को सब बताता है कि कैसे रामलाल की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। रोहित, अंजलि, तुम्हें पता है वो बच्ची ना सच में रामलाल की तरह है।
इतनी प्यारी, इतनी मासूम, और तुम्हें पता है उसने मेरी उंगली इतनी कस के पकड़ ली थी, छोड़ ही नहीं रही थी। कुछ सोचकर, अगर हमारी बेटी जिंदा होती तो वो भी इतनी प्यारी होती, मेरी तरह या शायद तुम्हारी तरह। पर मैंने तो अपनी बच्ची को। रोहित नीचे बैठकर रो रहा है। उसके आंसू आज अंजलि से देखे नहीं जा रहे। वो उसे उठाती है, आंसू साफ करती है, और रोहित किसी बच्चे की तरह फिर उसकी गोद में सिर रख देता है। आज दोनों का ही मन एक दूसरे के लिए प्यार से भर रहा है। ऐसे लग रहा जैसे उनकी शादी 1 साल पहले नहीं, आज ही हुई है। और सही मायनों में तो शायद आज ही उन दोनों को अपना हमसफर मिला है। रोहित उठता है और जोर से अंजलि को गले लगा लेता है। रोहित, अंजलि, मैंने अपनी बेटी को तो दुनिया में आने नहीं दिया, पर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैंने सोचा है कि आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।